गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। कल हमने 12 मार्च की करंट अफेयर्स की पढ़ा था। आज हम 13 मार्च और 14 मार्च की दोनों करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हम 13 मार्च के भी करंट अफेयर्स को और 14 मार्च की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लाए हैं। दोनों 13-14 की करंट अफेयर्स को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक पेपर में नई खबर आई है, 12 से 14 साल के बच्चों को कल से कोरोना टीका लगेगा, ठीक है। अभी तक ये वैक्सीन निकली नहीं आई थी, तो 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कल से कोरोना टीका लगेगा। वैक्सीन का नाम होगा कॉर्बेवैक्स। क्या होगा बच्चों? कॉर्बेवैक्स, ठीक है। ये बच्चों के बाद आजकल ये हैदराबाद की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है बच्चों। यह देश की पहली स्वदेशी आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। यह इंट्रामस्कुलर टीका है, ठीक है। इसकी खुराकें 2 लगाई जाएंगी, 28 दिन के अंतर है बच्चों। ये आज के पेपर में आई हुई, ठीक है बच्चों। 12 से 14 साल के बच्चों को कल से लगेगा कोरोना टीका, कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगेगी। 2 खुराकें लगाई जाएंगी, 28 दिन का होगा दोनों में अंतर बच्चों, ठीक है। चलिए, ये तो खैर न्यूज़ थी जो है करंट की, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। जिसके घर में छोटे बच्चे हों, 12-14 साल तक के बच्चे हों, वो अपना कल से कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं कोरोना की, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर पहला है, किस राज्य सरकार ने, पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू की है। बहिनी योजना शुरू की है। क्यों? पहला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स का ये है, किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने गैर कामकाजी महिलाओं को माताओं के लिए आमा योजना, ठीक है, और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू की है। किस सरकार ने बच्चों की है? ये हमारे की है सिक्किम सरकार ने, ठीक है। सिक्किम गवर्नमेंट ने माताओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी कार्यक्रम का क्या किया है? शुभारंभ किया है, ठीक है बच्चों। इस योजना के तहत जो माताएं हैं, उनके आमा योजना के तहत इन्हें सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे। बच्चों कितने मिलेंगे? 20,000 रुपये मिलेंगे। सीधे 20,000 रुपये उनके क्या होंगे? डायरेक्ट खाते में मिलेंगे। उनके बैंक खाते में गैर कामकाजी माताओं के लिए आमा योजना की सरकार उनको 20,000 रुपये सालाना देगी, ठीक है बच्चों। बहिनी योजना में क्या है? आमा योजना हमने आपको बता दिया 20,000 रुपये देगी। तो बच्चों बहिनी योजना में क्या है? बहिनी योजना में ये है कि कक्षा 9 या उससे ऊपर की छात्राएं, जो भी कक्षा 9 यानी क्लास 9 या इससे ऊपर की भी जो छात्राएं हैं, उनको क्या करेगी? उनको छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करेगी। सैनिटरी नैपकिन, ठीक है बच्चों। तो आमा योजना में क्या होगा? सिक्किम सरकार गैर कामकाजी माताओं के लिए 20,000 रुपये उनके बैंक खाते में देगी। और बहिनी योजना में क्या होगी? कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राएं या उससे ऊपर ही कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार सैनिटरी नैपकिन देगी, ठीक है बच्चों। ये तो रही हमारी क्वेश्चन का जो है आंसर, किस किस योजना के लिए क्या क्या प्लान है, ठीक है। अब बात करते हैं
सिक्किम क्या है? सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। सिक्किम हमारा क्या है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और तिब्बत से लगती है। सिक्किम की कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इसकी कैपिटल बच्चों है गैंगटोक। क्या बच्चों? सिक्किम की कैपिटल है, सिक्किम कैपिटल गैंगटोक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर के बारे में बात करें, गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद। ठीक है बच्चों, गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें यानी कि सीएम, सीएम है यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग। ठीक है बच्चों, प्रेम सिंह तमांग। चलिए एक बार क्वेश्चन में फिर से बता देते हैं कि सिक्किम सरकार ने क्या किया है? गैर कामकाजी महिलाओं के लिए आमा योजना शुरू करी है। आमा योजना में क्या है? महिलाओं को सालाना खाते में उनके 20,000 रुपये मिलेंगे। वहीं पर बहिनी योजना में क्या है? कक्षा 9 या कक्षा 9 से ऊपर के पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करेगी। ठीक है बच्चों, सिक्किम क्या है? सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान, तिब्बत से लगती है। यहाँ की सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है। गवर्नर यहाँ की गंगा प्रसाद है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। मुख्यमंत्री की बात करें वो है प्रेम सिंह तमांग। अब बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, मार्च 2022 में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बच्चों हैं प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की, NUTAKKI। प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है बच्चों। ठीक है, प्रियंका नुटक्की की बात करें तो इन्होंने टूर्नामेंट में अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जब ये टूर्नामेंट इन्होंने खेला था तो वहां पे टूर्नामेंट पे इनको तीसरा स्थान मिला था बच्चों। टूर्नामेंट पे इनको 3rd प्लेस मिला था वहां पे। और इन्होंने क्या किया था? वर्ष 2021 के अपने तीसरे ओवर द बोर्ड टूर्नामेंट में अपना दूसरा WHM में और पहला IM यानी कि इंटरनेशनल मास्टर मानदंड अर्जित किया था। क्वेश्चन आज है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है बच्चों? प्रियंका नुटक्की बनी है। टूर्नामेंट में इनको तीसरा स्थान में मिल चुका है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेयरपर्सन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल की जो है चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? ये है बच्चों DN पटेल। ठीक है, DN पटेल को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तलार का मार्च 2022 में निधन यानी कि मृत्यु हो गई है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तलार थे जिनका मार्च 2022 में उनकी मृत्यु हो गई है? ये थे पाकिस्तान के बच्चों पूर्व राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तलार थे जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? 1997 से लेकर 2001 तक 1997 से लेकर 2001 तक ये क्या रहे हैं? राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य करे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो है 1997 से लेकर 2001 तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं और पाकिस्तान में 1997 से लेकर 2001 तक ये राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है और ये पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं रफीक तलार। ठीक है, जिनकी मृत्यु मार्च 2022 में हो गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? किया गया है टी राजा कुमार को। ठीक है, टी राजा कुमार को। पेपर में क्वेश्चन आ जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करें ये एफएटीएफ यानी कि एफएटीएफ की बात, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये है क्या? ये बच्चों जो है 1989 में 1989 में G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। एफएटीएफ 1989 में G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को रोकने और मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। ठीक है, क्या बताया? एफएटीएफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को रोकने से और मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण करता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसका गठन कब हुआ, यानी कि स्टैब्लिश कब हुआ, ये गठन कब हुआ इसका? अभी हमने आपको बताया 1989, इसका गठन कब हुआ? 1989 में। किसके द्वारा? G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर यानी कि पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है बच्चों, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पेरिस पे, पेरिस यानी कि फ्रांस में। स्टैब्लिश हुआ 1989 में यानी कि 1989 में। ठीक है बच्चों, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने मार्च 2022 में एक विशेष एंड टू एंड महिला नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरू की है? किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने मार्च 2022 में एक विशेष एंड टू एंड महिला नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल यानी कि लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी शुरुआत की है? किसने की बच्चों? HDFC म्यूचुअल फंड ने। HDFC म्यूचुअल फंड ने शुरुआत की है। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड ने एक विशेष एंड टू एंड महिलाओं के नेतृत्व वाली वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए बच्चों, बहुत अच्छा, शानदार। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रिसेंटली कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? ठीक है बच्चों, हाल ही में कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी देश की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? ये बन गई बच्चों सीएसके यानी कि आपने नाम सुना होगा, शॉर्ट में बोलते हैं, जब मैच वगैरह आता है देखते होंगे, आप लिखा हो सीएसके बच्चों क्या होता है? सीएसके का फुल फॉर्म होता है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है बच्चों, चेन्नई सुपर किंग्स देश की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। ठीक है, इसका मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप की बात करें, ये जो है 7600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। 7600 करोड़ रुपए के उच्च यानी हाई लेवल को क्या कर गया है? ये छू गया है। ठीक है, और ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में 210 से लेके 225 रुपए के प्राइस बैंड में इसकी हिस्सेदारी भी है। क्वेश्चन आ जाए कि आईपीएल फ्रेंचाइजी यानी देश की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग देश की सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। इसकी मार्केट कैप की बात करें, इसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए हाई लेवल को छू गया है। ठीक है बच्चों, और ग्रे मार्केटिंग ट्रेडिंग क्या है? 210 रुपए से लेकर 225 रुपए के प्राइस बैंड में इसकी हिस्सेदारी भी यानी कि शेयर है इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी देश सबसे पहले कौन कंपनी बन गई? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र तैरते फ्लोटिंग सोलर एनर्जी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में किया गया बच्चों? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में, ठीक है बच्चों। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। यह एक 48 एकड़ का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, यह जो है 48 एकड़ तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र 62 एकड़ में फैले एक बड़े जलाशय पर स्थापित किया गया है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है 48 एकड़ का पूरा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 62 एकड़ में फैले एक बड़े जलाशय पर स्थापित किया गया है, ठीक है। साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2022 में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु के तूतीकोरिन में किया है। ये 48 एकड़ का पूरा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 62 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ इस प्रोजेक्ट को वहां पे स्थापित किया गया है, ठीक है बच्चों। यह प्रतिवर्ष 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने में सक्षम, प्रतिवर्ष यानी कि पर ईयर 42 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में इसमें क्षमता है, सक्षम है, ठीक है। तो तमिलनाडु के तूतीकोरिन शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का क्या किया है? उद्घाटन किया है। और ये 48 एकड़ का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो कि 62 एकड़ में पूरा फैले हुए जलाशय में स्थापित किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये जो है साल में यानी कि पर ईयर लगभग जो है 42 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन बच्चों? 14 मार्च को, ठीक है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है नदियों के लिए। यह एक ऐसा दिन है जो नदियों की रक्षा, जश्न मनाने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है। क्वेश्चन आ जाए कि किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 मार्च को। यह एक ऐसा दिन है जहां पर नदियों की रक्षा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए और उनके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन समर्पित है, ठीक है बच्चों, डेडिकेटेड है। अगली बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 तक नहीं होगी ना? चलिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका रिप्लाई हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो बच्चों हमारे PDF से संबंधित, यानी आपको ऐसे PDF चाहिए, मान लीजिए हम कराते हैं, कहेंगे सर हमको PDF भी दिया करिए, तो PDF आपको बच्चों मिलती है। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल ट्राइस्टार क्लासेस पे जाइएगा, आपको वहाँ पे डेली की PDF वहाँ पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर। क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है? किस शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है? यह बच्चों की है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में बच्चों, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है। और इस खेल में 11वें खेल महाकुंभ में बच्चों ने लगभग 45 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है। 45 लाख प्लस मोर, इससे ज्यादा अधिक बच्चों ने क्या किया? अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। किसके लिए? 11वें खेल महाकुंभ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका क्या किया है? अभी मार्च में ही उसका उद्घाटन किया है, ठीक है बच्चों।
अहमदाबाद में। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है, जिसे 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित है? ये बच्चों गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है बच्चों? गुजरात में। ठीक है बच्चों, गुजरात क्या है? भारत का एक राज्य है। ठीक है, इंडिया का एक क्या है? स्टेट है जो है। तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में है, जिसे 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। ठीक है, किसको? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है? ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आप इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक ऑटो जब आप परचेज करेंगे और जब उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है? ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है माई ईवी। तो किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? ये किया है बच्चों दिल्ली। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने क्या किया है? अब अगर वहां पे आप ऑटो खरीदेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल भी होगा, उस पोर्टल का नाम है माई ईवी। ठीक है, ये ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, माई ईवी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2022 में किसने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? जर्मन ओपन 2022 में किसने रजत पदक जीता है? भारत के लक्ष्य सेन ने। भारत के लक्ष्य सेन ने, लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में सिल्वर मेडल जीता है बच्चों। ठीक है, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन ने जर्मन 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की सेशन का। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, पक्का देखना है। किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या आपका सीडीएस का हो, किसी भी एग्जाम हुए हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखना आएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी यानी अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है? नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनको किस फील्ड से मिला है? साइंस फील्ड से मिला है। साइंस में फिजिक्स फील्ड से इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। इनकी भारत में 143वीं जयंती किस दिन मनाई जा रही है? इनकी 143वीं जयंती किस दिन मनाई जा रही है? तो इनकी 43वीं जयंती 14 मार्च को मनाई जा रही है। ठीक है बच्चों, 14 मार्च को नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 143वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है बच्चों, और इसे हम लोग पाई दिवस के रूप में भी जानते हैं। पाई, जैसे मैंने सुना है ना, पाई इंग्लिश में लिखें तो PI, पाई ये होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अगर इसकी पॉइंट में बात करें तो लगभग 3.14 डॉट 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 करके कुछ होती है। तो इसे पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसे? अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती को। अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 14 मार्च को अल्बर्ट आइंस्टीन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी से इनकी 143वीं जयंती 14 मार्च को मनाई जाती है। इसे पाई दिवस के रूप में जाना जाता है। 287 ईसा पूर्व में पैदा हुए 287 ईसा पूर्व में पैदा हुए गणितज्ञ आर्किमिडीज ऑफ सिरैक्यूज ने सबसे पहले पाई की मान की गणना की थी। यानी कि इसके पाई की जो वैल्यू होती 3.14 या 22/7, इसकी सबसे पहले कैलकुलेशन किसने की थी? सबसे पहले इसके मान की गणना की थी गणितज्ञ थे आर्किमिडीज।
आर्किमिडीज ऑफ सिरेक्यूज। आर्किमिडीज ऑफ सिरेक्यूज ने सबसे पहले पाई की वैल्यू के मान की गणना की थी ने। ठीक है बच्चों, नवंबर 2019 में यूनेस्को ने अपने एक सम्मेलन में पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी घोषित किया था। यानी कि नवंबर 2019 में यूनेस्को ने अपने एक कॉन्फ्रेंस में पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था, यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन समझ में आया? 143वीं जयंती अल्बर्ट आइंस्टीन कब मनाई गई? 14 मार्च को मनाई गई। ठीक है, इसे हम लोग पाई दिवस के रूप में भी जानते हैं। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होती है। पॉइंट की बात करें डेसिमल में 3.14 होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू की सबसे पहले गणना किसने करी थी? आर्किमिडीज ऑफ सिरेक्यूज ने करी थी। ठीक है बच्चों, नवंबर 2019 में यूनेस्को ने सबसे पहले अपने पाई दिवस को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में घोषणा की थी। ठीक है बच्चों, ये हमारी थी आज की करंट अफेयर की सेशन, जिसमें 13 मार्च 14 मार्च की हमने करंट अफेयर्स को पढ़ी थी। बाकी आगे करंट अफेयर जो 15 मार्च की यानी 15 मार्च की करंट अफेयर्स है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।